शासकों में स्कंदगुप्त का नाम एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह है। पहली दफा हुन, जो चीन की तरफ से रहने वाले लोग थे, यह मूलतः लुटेरे थे। इनका मुख्य पेशा ही लुटेरा था। इनके अंदर सभ्यता नाम की बात नहीं थी। सभ्यता हम किसे कहते हैं? सभ्यता यानी कि जीने की शैली जो सही ढंग से हो, जो खेती करता हो, जिसके पास आय का स्रोत हो, जिसके पास वो संस्कृति में रहने का आदी हो, इन सब चीजों से वो परे होते थे। तो हुन जो थे वो आक्रमण कर रहे हैं, लोगों को लूटते हैं, लोग व्यवस्थित करके एक ढंग से अपने जीवन को बनाए हुए हैं, वे आते थे और लूट कर चले जाते थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किसी भी जगह पर लूट मार, आज के डेट में ही मान लीजिए जो डकैत करते हैं वो क्या करते हैं? हम और आप मेहनत से जो पैसे कमा रहे हैं, जो एक सही तरीके से जीवन शैली से हमें प्राप्त हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार के रोजगार को कर रहा है और वो डकैत आते हैं और लूट लेते हैं। हुन उस तरह के उस समय के डकैत थे, और शासक मजबूत वो होगा जो इस डकैती को रोकेगा। हमारे लिए क्या होता है, एक चुनौती है यहाँ के एसएसपी साहब का कि हर व्यक्ति, हर व्यापारी आसानी से व्यापार कर सके, वह सुरक्षा महसूस कर सके, और जो ये शासन देने में सफल हो जाता है उसे हम कहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन शासक है। नहीं तो उस तरीके से गुप्त शासकों के अंदर ये गुण था। तो पहला आक्रमण जो हुआ था हुनों का, समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ था, और समुद्रगुप्त ने इसे बहुत आसानी से, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त ने इसे आसानी से रोक दिया था और हुनों को भागना पड़ा था। इसीलिए वो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि शकों को हराने के बाद चांदी के सिक्के चले थे, और इनको भी हराने के बाद स्कंदगुप्त ने गरुड़ ध्वज, मैंने कहा कि गुप्त वंश वाले जो लोग थे वो थोड़े हिंदू धर्म को ज्यादा मानते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म को मानते थे तो किसी अन्य धर्म को नहीं सम्मान देते थे, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो धर्मनिरपेक्षता की भाव बहुत पहले से लेकर चलता था। नहीं, हम लोगों ने बुद्ध को कभी अपने से अलग नहीं माना, जबकि बुद्ध खुद को बौद्ध धर्म मानने वाले कभी थोड़ी कहते हैं कि हम विष्णु के अवतार थे बुद्ध, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो विष्णु के अवतार थे। तो हमने सबको ले लिया। फिर दूसरी बात ये थी कि हिंदू धर्म में बहुत सारे सेक्ट्स थे, बहुत सारे अलग अलग उनके खंड थे, और हम सबके साथ रहते थे। यानी धर्मनिरपेक्षता का भाव तो हमारे अंदर बहुत शुरू से था, एक दूसरे को सम्मान देते थे। आप जब विश्व इतिहास पढ़िएगा ना, तो विश्व इतिहास में एक चीज पाइएगा। अब मैं इसे बस जोड़ने के लिहाज से विश्व इतिहास का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विश्व इतिहास में है कि जिस प्रकार से धर्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, पश्चिम के देशों में भी धर्म का भावना हुआ। वहां पर ईसा मसीह को एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, क्रूसिफाइड कर देना, सूली पर चढ़ा दिया गया था। हमारे यहाँ किसी देवी देवता या फिर किसी इस तरीके के लोगों को नहीं कहा गया। आपने एक और प्रसिद्ध घटना अगर सुनी होगी, हालांकि आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है नहीं सुने हो, सुकरात नाम सुने हैं? बहुत बड़ा दार्शनिक था, है ना। वो दर्शन के लिहाज से उसने कुछ कहा, लोग उसे मानते नहीं थे, बल्कि जो परंपरावादी सोच के शासक थे उसे मृत्यु दंड दे दिए और कहे तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। ठीक है, उस समय के सामाजिक व्यवस्था को वो लोग डिक्टेट करते थे। एक तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत प्रसिद्ध नाम आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर हैं, जो खगोल विज्ञान को लेकर काम कर रहे हैं। सभी के सभी स्वतंत्र थे। हम लोगों का समाज उस समय कैसा था? सभी के सभी स्वतंत्र थे और सभी अपनी राय रख सकते थे, लेकिन वहां यह छूट नहीं था। वहां पर यह छूट नहीं था। वहां के एक विचारक ने कहा कि मैं ऐसा पाता हूं कि जो सूर्य है ना, सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। लेकिन वहां का धार्मिक व्यवस्था यह कहता था कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। और उसने जब इस बात को कहा तो धार्मिक व्यवस्था चलाने वाले लोग कहे चुप रहो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, हम जो कह रहे हैं वही सही है, अगर तुम अपनी बात को वापस नहीं लोगे तो तुमको हम लोग फांसी दे देंगे। इस तरीके से विचारों को वहां दबाया जाता था। लेकिन हमारे यहां ऐसा भावना तो नहीं था। हमारे यहां
हर तरीके की छूट थी। आप कभी दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएं, दक्षिण भारत के मंदिरों में कलाकृतियों को देखें, कौन ऐसा विषय है जो मानव से संबंधित है और जिसके बारे में भरपूर चर्चा नहीं है। हम जिस चीज को आज सहजता से बात नहीं करते हैं, हमारे प्राचीन भारत में सहजता से उस समय बातें कहीं गई। चाहे मनुष्य की शादी विवाह को लेकर हो, मनुष्य के बीच संबंधों को लेकर हो, हर तरीके की चीजों पर हम साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और स्वीकार्य थे। उसी का नतीजा था कि भारत पर कितने भी विदेशी आक्रमण हुए, जो मध्यकाल में हम लोग देखेंगे, कितने भी आक्रमण हुए, पूरा का पूरा विश्व बदल गया, पूरा का पूरा विश्व बदल गया। इस्लाम जहां जाते थे इस्लामीकरण करना शुरू कर देते थे, लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू कर देते थे। ईसाई जहां जाते थे लोगों का ईसाईकरण करना शुरू कर देते थे, कभी शासन के नाम पर, छूट देने के नाम पर, शासन में जुड़े रहे इसके नाम पर। लेकिन भारत में ये सभी आकर फेल हो गए। 200 साल तक ईसाई रहे, कुछ लोग ईसाई बने, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अभी भी वो अल्पसंख्यक तब भी थे और अभी भी हैं। 600 साल का तकरीबन मुस्लिम शासक था, 600 साल से ज्यादा। और शासक मतलब समझ लीजिए आज के डेमोक्रेटिक लोग नहीं थे, वो लोग तानाशाह थे। आज की उत्तर कोरिया का जो शासक है ना, क्या नाम है उत्तर कोरिया के शासक का? किम योंग, है ना, जो मंत्रिमंडल में अगर मीटिंग ले रहा होता है, मंत्री को नींद आता है तो अगले ही पल उसको तोप से उड़ा देता है, वैसे ही शासक थे। लेकिन वो भी भारत में अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे और चले गए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्प्रिंग की भांति हैं, जो आते हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने हिसाब से बना देते हैं। जो हिंदू धर्म जिसकी बात मैं करता हूं, तो गुप्त साम्राज्य कैसा था? धर्म के लिहाज से हिंदू धर्म को मानता था, वॉरियर थे, व्यापार बेहतर था, है नहीं। उसके बाद कुछ और इससे फैक्ट्स बातें, जैसे तोरमान। तोरमान जो है वो भारत पर दूसरे हुन आक्रमण का नेता था, एक प्रमुख नाम है तोरमान। प्रथम हुन नेता जो आए थे वो हार कर चले गए। और उस समय कौन शासक था? बोलिए, अस्कंदगुप्त। फैक्ट्स को समझना है, याद करना है और चीजों को समझ लेना है कि उस समय कैसे हुआ। यानी कि जब हम पढ़ते हैं जीएस तो दो बातें होती हैं, एक तथ्य है और फिर उससे संबंधित समझ हो जाने से चीजें आसानी से समझ पाते हैं, चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं और फैक्ट्स को तो बार बार दोहरा लेने से आपको याद हो जाता है। क्लियर है? मेरा कोशिश ये रहता है कि आप लोगों को उस विषय का समझ बना दूं। फैक्ट्स तो आप 2-3 बार पढ़ के याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा अगला फैक्ट इसमें है तोरमान। ये हुन के आक्रमण जब दोबारा हुए तो उसका वो नेता था। इसके बारे में एरन अभिलेख है, वहां उसके बारे में चर्चा चलता है। तोरमान का पुत्र था मिहिर कुल, है ना। और एक समय ऐसा आता है कि किसी भी चीज का समाप्ति होती है, तो गुप्त भी एक समय में, जैसे कि बहुत शासक रहे, तकरीबन 275 से 550 तक रहे, तो अंतिम में जाहिर सी बात है ये कमजोर हुए होंगे, तब जाके कोई और हावी हुआ होगा। लगभग 250 साल के आसपास तक गुप्त थे, नहीं तो वो कमजोर हुए और उसके बाद से दूसरा हुआ। लेकिन इस बीच में जो उन्होंने जो बेहतर कार्य किया उनमें जैसे अर्थव्यवस्था को लेकर, तो अर्थव्यवस्था में यहाँ पर व्यापारिक केंद्र उन लोगों ने विकसित किया था। उसमें एक व्यापारिक केंद्र था ताम्रलिप्ति। क्या नाम था? दोहराइए मेरे साथ, ताम्रलिप्ति। क्योंकि ये सारे शब्दावली अब मिलते नहीं हैं, आप अभी इससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बोलने के क्रम में आपको समझ में आए। तो बंदरगाह आप समझते होंगे, जहां पर समुद्र के माध्यम से व्यापार होता है, तो उस पोर्ट का काफी महत्व होता था। जैसे आज के डेट में मैं कहूं कि अगर आप रेलवे हटा दें, नहीं ट्रकों को हटा दें, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से पूर्वक सुनिए, ट्रक को हटा दें, रेलवे को हटा दें, व्यापार चौपट हो जाएगा। यस सर। नहीं, आज की तारीख में ऐसा है। उस समय सारा जो बाहर जाने का काम है, व्यापार का काम है, वो किससे हो रहा है? ये जहाज से, समुद्र के रास्ते से हो रहा है। सारा का सारा किस रास्ते से हो रहा है? समुद्र के रास्ते से हो रहा है। तो पहले जो लड़ाइयां होती थी या पहले जो व्यापार पे चीजों को पकड़ बनाना है, व्यापार के क्षेत्र को पकड़ना है, तो वो समुद्र को पकड़ते थे। समुद्री महत्व होता था।
है ना। और चूंकि जनसंख्या कम थी, प्राकृतिक रूप से जो चीजें विकसित थी उसमें नदियां एवं समुद्र का स्थान बहुत प्रमुखता से था। आज हमने विकल्प बना लिया कि हम सड़कों से जा रहे हैं तो नदियों से नहीं जा रहे हैं, तेजी से चले जाएंगे इसलिए हम तेजी से जा रहे हैं। आप समुद्र के रास्ते से खूब तेजी से तो नहीं जा सकते हैं, नहीं, हमने विकास का अलग रास्ता अपनाया। तो अर्थव्यवस्था में ताम्रलिप्ति एक बंगाल का प्रमुख बंदरगाह है और इससे उत्तर भारत का व्यापार का संचालन होता था और इसके माध्यम से चीन, लंका इत्यादि जगहों पे हम लोग जाते थे। श्रीलंका के बारे में मैंने चर्चा किया था आपको। यस सर। अशोक के समय में ही चर्चा किया था। पटना में एक जगह है महेंद्रू घाट। वो महेंद्रू घाट क्यों? क्योंकि वो अशोक के बेटा थे और यहाँ से श्रीलंका गए थे बुद्ध के दर्शन को फैलाने, है ना। उनकी बेटी क्या नाम, जो ट्रेन चलती है बंगलोर जाने के लिए, संघमित्रा, दक्षिण भारत, है ना। चीजों को कोरिलेट करी। अगला है भड़ौच, पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ये पश्चिम के देशों के साथ, जब आप भारत का नक्शा देखिएगा तो आप पाइएगा जो दक्षिण भारत है उसके बाद कुछ है नहीं, तो वहां से आप पश्चिम के देश में जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, नहीं। इसमें बहुत ऐसे जगह है ना जो महत्वपूर्ण थे और कुछ ऐसे जगह थे जिसके बारे में हमें पहले से पता था जो बीच में फिर छूट गया था। यानी पश्चिम के देश हम जा रहे हैं, यूरोप जाहिर सी बात है, हो सकता है यूरोप नहीं जाते हो, लेकिन पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे जाते रहे होंगे, नहीं। उसके बाद से व्यापार को लेकर हर चीज बहुत ही जबरदस्त रूल बने हुए थे और हर श्रेणी का अपना प्रमुख होता था। आपको व्यापार में जितने भी एक रूल्स फॉलो किए जा सकते थे, यानी कि अस्पष्टता की स्थिति व्यापार के समय में नहीं थी। आज आप जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे 5 किलो चीनी दे दें, इसका इतना रुपए होगा, ये एक मानक होता है ना। अगर चीनी लेने जाते हैं और चीनी वाला कहे कि नहीं आज हम 500 रुपए किलो चीनी देंगे, आप दीजिएगा? नहीं सर, नहीं दीजिएगा, क्योंकि मानक है। आप उससे अगर तौला रहे होते हैं, आपके घर में सिलेंडर आता है तो उसे तौलाते हैं, इतना है तो उतना मिलना ही चाहिए, ये तय होता है ना पहले। तो ये उस समय हर चीज बेहतर ढंग से तय था, ठीक है, ये उसकी खूबी थी। उस समय की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। उस समय की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। लीलावती एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उस समय लिखी गई थी भास्कराचार्य के द्वारा। आयुर्वेद में बहुत अधिक विकास हुआ था। धन्वंतरी उस समय के प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। एक आध ऐसी घटना रही जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में कब से शुरुआत है, इसके बारे में एरन अभिलेख में पता चलता है। ये 510 ईस्वी का अभिलेख है और इसमें बताया गया था कि एक सेनापति थे गोपराज, उनकी स्त्री ने सती होने की बात, उनके स्त्री के सती होने की बात उसमें वर्णित है, ठीक है। और इस समय दर्शन, फिलॉसफी, यानी समाज को चलाने के लिए एक रूल कह सकते हैं, तो उसमें न्याय दर्शन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सांख्य दर्शन प्रसिद्ध हुआ था, वेदांत दर्शन प्रसिद्ध हुआ था। अलग अलग दर्शन थे, उन दर्शन के प्रवर्तक भी उस समय थे। जैसे प्रश्न कभी कभी पूछता है, जैसे योग एक दर्शन है, योग जीवने की पद्धति है और दर्शन है, और इसके प्रवर्तक हैं योग के प्रवर्तक कौन हो सकते हैं, कुछ अनुमान? बाबा रामदेव के ब्रांड का नाम क्या है? ये पतंजलि। हाँ, तो योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। वैशेषिक के कनाद आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं? हाँ, नाम तो सुने। 9th में लिखा हुआ है कनाद के बारे में, है ना। उसके बाद से मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, बादरायण, ये सारे नाम बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। वेदांत का मतलब है जो हम आजकल एक बड़ा ब्रांड भी है वेदांतु, है ना, ये उसी से बाहर निकला है। तो वेदांत जो है, जो वेद के एसेंस हैं, जो हमारे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। उसके बाद से अद्वैतवाद, अद्वितीय। अद्वैत का मतलब क्या था? शंकराचार्य ने इन्हें दिया था, उसके जैसा कुछ नहीं, है ना। उसके बाद से विशिष्टद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, मध्वाचार्य। नव न्याय, गंगेश उपाध्याय। और फिर से चरवाक दर्शन, ये जड़वादी दर्शन था। जड़वादी का मतलब जो बदलाव नहीं चाहता है। तो ये सब कुछ बातें थी जो हम लोगों ने गुप्त के बारे में चर्चा की। इससे और कुछ प्रश्न बनता है, जो बाहर से कुछ यात्री है ना, उनका क्या मत था। जैसे वेनसांग, ये हर्षवर्धन काल का है, उस समय की बातें हैं।
उसके अलावा शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, शंकराचार्य का मैंने यहाँ पे एक नाम बताया, जो भारत के अलग अलग कोनों पे मठ का स्थापना किए थे, धर्म को लेकर उन्होंने बात की थी। जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, पूर्व में उड़ीसा है, पुरी का मठ है ना, पश्चिम में द्वारका गुजरात, द्वारका भगवान कृष्ण के लिए जाना जाता है, दक्षिण का श्रृंगेरी कर्नाटक है ना। तो ये था। और हर्ष काल में और गुप्तोत्तर में हम जब बात करते हैं तो ये गुप्त और गुप्तोत्तर, गुप्त के बाद, तो गुप्त के बाद में हर्षवर्धन का नाम आता है, वर्धन वंश का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित चीजों को देखा। अब इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं उसका अभ्यास आप लोग को करना है। ठीक है, और जो सवाल नहीं बनते हैं उसका एक बार हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटाऊंगा, फिर उसके आगे के टॉपिक को लेके चलूंगा। क्लियर है? ठीक है सर।